हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जिसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और किस किस तरीके से हम लोग उसको यूज में लेते हैं। उसमें जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने एक जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की जो टेक्निक थी उसकी क्रियाविधि के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो देखो, क्वांटम जो यांत्रिकी जो क्वांटम सिद्धांत था उसमें क्या बताया गया था कि कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांजिशन कब करेगा, जब क्या करता हो उसमें जो अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हो। जैसे हम लोग बात करते हैं कोई भी किसी भी, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, अगर वो अपनी जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस ऊर्जा स्तर पर है, अगर उसे इस ऊर्जा स्तर पर जाना होगा, ठीक है, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे जाना होगा उसको, तो क्वांटम सिद्धांत क्या कहता था? ये क्वांटम सिद्धांत ये कहता था कि जो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो तभी इस लेवल पर जा सकता है जब उसको कितनी ऊर्जा दी जाए, इनके बीच की जो ऊर्जा है, जो इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है ना, डेल्टा ई, किसके बारे में? N2 और जो N1 का जो ऊर्जा अंतराल है, अगर इसके बराबर हम इस पार्टिकल को एनर्जी देते हैं तो वो कहां चला जाएगा? दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास पार्टिकल क्या करता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या करता है, वो ट्रांजिशन शो करता है, तो एक क्या करता है, एक क्वांटा या फिर एक फोटोन का क्या करता है, वो अवशोषण करता है। वो भी किसके रूप में? एक पूर्ण, या तो फिर क्या करेगा वो, या तो फिर कंप्लीट एक फोटोन का अवशोषण करेगा, या फिर क्या करेगा, अगर वो एक लेवल से दूसरे लेवल में आता है, नीचे की ओर आता है, तो वो क्या करेगा, कंप्लीट एक फोटोन का क्या करेगा, यहाँ पे उत्सर्जन करेगा। तो ये बात किसने बताई गई थी? क्वांटम सिद्धांत में बताई गई, जिसमें बताया गया था E बराबर एच न्यू बताया गया था। क्या बताया गया था? E बराबर एच न्यू बताया गया था, और न्यू की जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा इसमें। और इसमें क्या बताएगा, जो ट्रांजिशन होते हैं वो इनके जो आवृत्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, उनके आधार पर उसको बताया गया था। तो ये बात किसने बताई? क्वांटम सिद्धांत के बारे में। तो देखो, जब क्या करता है कोई मॉलिक्यूल किसी भी, जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण को क्या करता है, वो अपने अंदर अवशोषित करता है, या फिर क्या करता है, अपने अंदर से उत्सर्जित करता है, तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है, अगर वो अवशोषित करता है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, अगर वो क्या करता है, उत्सर्जित करता है, तो क्या होगी, इसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। और जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किन किन ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है, उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। तो देखिए, जो आंतरिक ऊर्जाएं होती हैं, जिन बैंडों का जो निर्माण होता है, बैंडों का निर्माण क्यों होता है? बैंड का निर्माण तभी होता है जब क्या करता है, या तो फिर वो ऊर्जा को अवशोषित करे, या फिर ऊर्जा को वो क्या करे, अपने से उत्सर्जित करता है, ठीक है, तभी तो बैंड का निर्माण होता है, तभी तो उसका जो ट्रांजिशन हमारे को शो होते हैं। उसी प्रकार हमारे पास क्या है, इसमें से या तो फिर विकिरण का अवशोषित करता है वो, या फिर क्या करता है, विकिरण को उत्सर्जित करता है। इसी प्रकार हमें क्या प्राप्त होते हैं, उनके स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। और जब वो उत्सर्जित करता है, जैसे किसी भी फोटोन को वो अपने अंदर क्या करता है, जैसे उत्सर्जित करेगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी कमी होगी। अगर वो अवशोषित करता है तो क्या होगा, उसकी आंतरिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और तो वो जो आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होती है वो कौन कौन सी ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है? जैसे कोई किसी विकिरण का वो क्या है, कोई भी, जैसे मेरे पास पार्टिकल है, वो क्या है, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण को क्या करता है, अवशोषित करता है, तो उसके अंदर क्या होगी, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। और जो आंतरिक ऊर्जा होती है उस पार्टिकल की, वो कौन कौन सी ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, जो अपना कोई भी पार्टिकल होता है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किन किन कारकों, किन किन ऊर्जाओं के रूपों से मिलकर बनी होती है, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले है अपने पास स्थानांतरण ऊर्जा। स्थानांतरण ऊर्जा, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशनल एनर्जी। ट्रांसलेशनल एनर्जी। देखिए, ये एनर्जी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होता है, अपना जो अणु होता है, उसके स्थानांतरण के कारण ये क्या होती है, ये ऊर्जा होती है। किसकी वजह से होता है? जो मॉलिक्यूल अपनी क्या करता है, अपनी स्थिति में क्या करता है, स्थानांतरण करता है, उसकी स्थानांतरण की गति के कारण क्या होती है, उसमें एनर्जी होती है, जिसको क्या कहा जाता है, स्थानांतरण ऊर्जा कहा जाता है। और इसको ईटी के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इसको ईटी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये है किसके बारे में, उसके स्थानांतरण ऊर्जा के बारे में। एक जो उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है वो होती है इसकी कौन सी, घूर्णन ऊर्जा। किसके बारे में? घूर्णन ऊर्जा। तो घूर्णन ऊर्जा इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेशनल एनर्जी। तो देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्या है, घूर्णन। घूर्णन का मतलब क्या है कि अपनी स्थिति में क्या करना, उसको घूमना।
तो वो क्या होता है, जब मॉलिक्यूल जो है वो घूर्णन करता है तो उस घूर्णन की गति की वजह से क्या होता है, उसमें एनर्जी आ जाती है और उसी को क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं घूर्णन ऊर्जा कहते हैं। और इसको किसके द्वारा सेव किया जाता है, इसको सेव किया जाता है ER के, ई रोटेशनल के द्वारा इसको सेव किया जाता है। उसके बाद जैसे हम लोग बात करते हैं कंपन के बारे में, कंपन ऊर्जा, जिसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो देखिए वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है, देखो जब क्या करता है मॉलिक्यूल अपनी जगह पे घूर्णन करता है तो घूर्णन के साथ साथ में क्या होता है, उसमें जो कण पाए जाते हैं, जैसे हम लोग अणु की जो अपना एटम है उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो अपना एटम है वो जैसे रोटेशन करेगा, जैसे घूर्णन करता है, तो उसके साथ में क्या होता है, जो उसमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष क्या करते हैं, कंपन करते हैं, या फिर क्या बोले तो अपनी जो साम्यावस्था होती है उसके आधार पर क्या करते हैं, वो कंपन करते रहते हैं अपनी जगह पे। तो उसको क्या बोलते हैं, उनके कंपन की वजह से इनके अंदर जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है, कंपन एनर्जी कहा जाता है, या फिर इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं हम इसको, वाइब्रेशनल एनर्जी कहा जाता है। इसको किसके द्वारा सेव किया जाता है, इसको EV के द्वारा सेव किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग बात कर सके जो स्थानांतरण ऊर्जा होती है वो क्या होती है, घूर्णन ऊर्जा क्या होती है, कंपन ऊर्जा क्या होती है, और अब हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है। देखो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है जो परमाणु में पाए जाते हैं, उसी प्रकार से किस में पाए जाते हैं, अणुओं में पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों की जो खुद की जो ऊर्जा होती है वही क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होती है। ये क्या है, परमाणु में पाए जाते हैं, उसी प्रकार से किस में पाए जाते हैं, अणुओं में भी ये पाए जाते हैं। तो उसकी एनर्जी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कहा जाता है। जैसे मैं बात करता हूं किसी भी पार्टिकल के लिए, तो पार्टिकल में क्या है, ये सभी प्रकार की ऊर्जा पाई जाएगी ना। क्या है कि एक अगर हम लोग पार्टिकल के बारे में बात करें, एक पदार्थ के बारे में बात करते हैं, तो उसमें क्या है, उसके एक अणु के बारे में बात करते हैं, तो उसमें क्या है, ये सभी प्रकार की जो ऊर्जाएं पाई जाती हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर इन चारों ऊर्जाओं का मैं योग कर देता हूं तो एक कंप्लीट अणु की ऊर्जा हमारे पास प्राप्त हो सकती है ना। इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी अणु के बारे में बात करता हूं, उसकी कुल ऊर्जा के बारे में बात करता हूं, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, स्थानांतरण ऊर्जा ET के बराबर, जो अपना क्या है, घूर्णन ऊर्जा रोटेशनल की एनर्जी, जो अपने पास क्या है, कंपन ऊर्जा EV की, और जो अपना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा E इसके बराबर हो जाएगी। इन चारों का अगर मैं योग कर देता हूं तो किसी पार्टिकल की जो कुल आंतरिक ऊर्जा है उसके बराबर आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऊर्जा ज्यादा होती है, कौन सी ऊर्जा कम होती है, उनके बारे में बात करते हैं। देखो मैं बात करता हूं कुछ ऊर्जा लेवलों के बारे में कि ऊर्जा लेवल किस तरीके से होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो हमारे पास क्या है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। जैसे नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं। उनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं, इस तरीके से वो करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, अपने पास इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है, जिनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांजिशन करते हैं। देखो अब इनमें क्या होता है, जो ने अपने पास जो ये क्या है, अपने पास इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है, इनके मध्य क्या पाए जाते हैं, अपने पास रोटेशनल पाए जाते हैं, सॉरी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। इनके मध्य में क्या पाए जाते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। ठीक है, इनके मध्य में क्या पाए जा रहे हैं, ये जो है ये क्या अपने पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। अब जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है इनके मध्य में क्या पाए जाते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। इनके मध्य में जैसे यहां पर बात करते हैं तो इनके मध्य में क्या पाए जाते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये है रोटेशनल एनर्जी लेवल। क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। देखिए ऊर्जा जो होगी, देखो आप मुझे बताइए कि यहां से कोई पार्टिकल है, अगर यहां से वो यहां जाएगा तो एनर्जी कितनी चाहिए, ज्यादा चाहिए ना। तो ये क्या हो जाएगी, जो एनर्जी है किसकी, अपने इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। उसी प्रकार हम बात करते हैं उसके बाद छोटा जो एनर्जी लेवल है वो कौन से हैं, उनके बीच में गैप किस में ज्यादा है, वाइब्रेशन में ज्यादा है। तो यहां से एनर्जी इसमें जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी वाइब्रेशन की जो एनर्जी रहेगी, देखो यहां से यहां तक जाने में, तो इसकी तुलना में तो ये कमी है ना कम, इसकी तुलना में ये तो कमी है ना। तो जो एनर्जी है वो किसकी, वाइब्रेशन की, वो किससे कम होती है, अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है उससे कम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है। देखो एक तो यहां पे इतनी दूर तक जा रहे थे हमारी एनर्जी लेवल, एक ये है, और फिर इनके बीच में भी है एक हमारे पास, ये इतना सा ही है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या है, इनसे भी कम होती है।
तो इनकी एनर्जी क्या है, इनसे भी कम होगी। किसकी, जो अपने रोटेशनल होते हैं उनकी। और बात करें स्थानांतरण की, तो स्थानांतरण की ऊर्जा तो सबसे कम होती है। क्या है, स्थानांतरण की ऊर्जा तो सबसे कम होती है, ना ही वो ऊर्जा क्या है, क्वांटीकृत होती है। ऊर्जा क्वांटीकृत भी नहीं होती। ठीक है, तो जो एनर्जी थी अपनी कौन सी, जो अपनी क्या है, जो ट्रांजिशन वाली स्थानांतरण वाली जो एनर्जी है वो क्या है, सबसे कम होती है। क्या है, सबसे कम होती है, और ना ही वो क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकृत का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, या तो फिर क्या है, इकाई के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करेंगे या फिर उसको त्यागेंगे। तो इस तरीके से क्या है, वो क्वांटीकृत होती है। लेकिन ये वाला जो है स्थानांतरण ऊर्जा, वो क्वांटीकृत नहीं होती है। ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा ये क्या नहीं करती है, अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करती है। कब, जब वो एक स्थान से अपनी ऊर्जा में अपनी जो स्थिति है उसमें स्थानांतरण करती है उस समय। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो तीन है वो तो क्या होती है, क्वांटीकृत होती है, क्वांटीकृत होती हैं। ठीक है, और लेकिन ये वाली जो है ये क्वांटीकृत नहीं होती है, अक्वांटीकृत होती है। ठीक है, इसके बारे में आप जान लीजिए। तो ये बात होती है किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग बात कर चुके थे कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होता है वो किन किन ऊर्जाओं के योग के द्वारा बनी होती है, और कौन सी ऊर्जा क्वांटीकृत होती है और कौन सी ऊर्जा अक्वांटीकृत होती है, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। और जो मॉलिक्यूल होता है उसकी आंतरिक ऊर्जा को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना एक समीकरण दिया जिसको हम लोग जानेंगे, जिसका नाम क्या था, बॉर्न ओपनहीमर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, ऊर्जा की जो उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है उसको समझाने के लिए एक अप्रोक्सीमेशन, हमारे पास एक उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको क्या कहा जाता है, बॉर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन कहा जाता है। और ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई बॉर्न ओपनहीमर सन्निकटन, हिंदी में अगर बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, बॉर्न ओपनहीमर सन्निकटन समीकरण क्या होता है, इसको समझाइए। देखो इन्होंने क्या बताया, बॉर्नहीमर ने ये बताया कि जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो अलग अलग ऊर्जाओं का योग होता है। जैसे हम लोगों ने क्या बताया था, कोई भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है, किसी मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो अलग अलग ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। तो वो कौन कौन सी ऊर्जाएं थी, उनमें से जैसे हमारे पास क्या था, ट्रांजिशनल एनर्जी थी, साथ में जो अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी थी, इसके बाद हम बात करें तो उसकी रोटेशनल एनर्जी थी, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी थी, इन सभी ऊर्जाओं के योग के बराबर क्या होता है, उसकी कंप्लीट ऊर्जा होती है। किसी भी मॉलिक्यूल की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो इन सभी ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। इन्होंने ये बात बताई, लेकिन साथ में क्या बताया इन्होंने, जो क्वांटम सिद्धांत था उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो हमारे पास जो स्थानांतरण ऊर्जा थी वो क्या थी, नॉन क्वांटाइज्ड थी। ये क्या है, इसका एक निश्चित इकाई के रूप में ना तो ये ऊर्जा को अवशोषित करता है, जब ये स्थानांतरण होता है मॉलिक्यूल में तो वो ना तो एक निश्चित इकाई के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करता है और ना ही क्या करता है, वो उसको उत्सर्जित करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉन क्वांटाइज्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको नॉन क्वांटाइज्ड कहा जाता है। और नॉन क्वांटाइज्ड होने की वजह से, नॉन क्वांटाइज्ड होने की वजह से इन्होंने क्या कहा कि जो मॉलिक्यूल की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो इसके बराबर नहीं होती, केवल और केवल जो तीन ऊर्जाएं हैं अपनी उनके बराबर होती है। किसके बराबर बताई इन्होंने ऊर्जा को, उन्होंने बताया कि जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर, वाइब्रेशन एनर्जी के बराबर, जो अपनी क्या है रोटेशन एनर्जी के बराबर, और जो अपना क्या है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उसके बराबर ही होती है। ये बात इन्होंने बताई। इन्होंने साथ में ये बताया कि जो हमारे पास जैसे वाइब्रेशन जो एनर्जी होगी वो किस में होगी, वाइब्रेशन जो ऊर्जा स्तर होंगे उन्हीं में तो होगी ना। तो उन्होंने बताया कि जो वाइब्रेशन एनर्जी होती है उसमें भी क्या पाया जाता है, उसमें भी दो क्या है ऊर्जा स्तरों के मध्य देखें तो उसमें भी क्या पाया जाता है, उसका अलग अलग मान पाया जाता है। दो ऊर्जा स्तरों के मध्य देखें तो उनमें भी मान पाया जाता है, और इसका क्या है, उनको अलग अलग तरीकों से इन्होंने बताया कि भाई दो ऊर्जा स्तरों के मध्य इनकी ऊर्जा क्या होती है। तो वो इन्होंने बताया कि उसके आधार पर इन ऊर्जाओं को बताया कि भाई कौन सी ऊर्जा ज्यादा होती है, कौन सी ऊर्जा कम होती है, उसके बारे में इन्होंने बताया। इसका मतलब क्या है, जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक जो ऊर्जा स्तर होंगे तो उनमें क्या पाया जाएगा, उनका जो दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है उसमें भी फिर उसकी एनर्जी कितनी है, भाई इलेक्ट्रॉनिक के लिए इसकी जो बीच की ऊर्जा थी वो कितनी थी, वाइब्रेशन के लिए जो ऊर्जा स्तर थे उनके बीच की ऊर्जा कितनी थी। तो उसके आधार पर इन्होंने तीनों ऊर्जाओं को क्या किया, इनको अलग अलग रूप से बांटा कि भाई ऊर्जा, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, ये ऊर्जा ज्यादा है, ये ऊर्जा ज्यादा है, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो इन्होंने कल्पना क्या की थी, तो उन्होंने बताया कि जब
कोई भी मॉलिक्यूल की जब हम लोग आंतरिक ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, उसकी आंतरिक ऊर्जा के बारे में पता लगाते हैं, तो ये माना जाता है कि जो उसका नाभिक होता है वो क्या होता है, गतिहीन होता है, स्थिर होता है। इन्होंने क्या माना, जो अपना मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल जो है उसका जो नाभिक है वो क्या होता है, गतिहीन होता है। नाभिक गतिहीन होता है। क्या होता है, गतिहीन होता है। ये इन्होंने की एक कल्पना की, जिसको क्या कहा जाता है, एप्रोक्सीमेशन माना। इन्होंने क्या माना, इसको एप्रोक्सीमेशन माना। और इसी के आधार पर इन्होंने बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जो ऊर्जा स्थिर होते हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें ऊर्जा की, तो वो क्या है, दो ऊर्जा स्तरों के बीच में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ठीक है, तो उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो वाइब्रेशन जो ऊर्जा लेवल होते हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है वो जो दो ऊर्जा स्तरों के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है वो इसके बराबर होता है। अगर हम लोग उसको इसके इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के बराबर करें तो वो कितना बराबर होता है, इसका 10 की पावर 3 गुना होता है। इसका मतलब क्या है, एक तो इसका और ये 10 की पावर 3 गुना, इसको कर दे दोनों बराबर हो जाती हैं। इसी प्रकार हम लोग बात करें अगर रोटेशनल की, तो रोटेशनल जो ऊर्जा लेवल थे वो तो बहुत कम थे, बहुत छोटे छोटे थे, तो उनमें ऊर्जा का मान भी कम होता है। अगर उसको बराबर करना चाहिए इनके, तो वो होता है 10 की पावर 6 डेल्टा ER। जो उसके जो हमारे पास जो रोटेशनल ऊर्जा स्तर थे उनके बीच की ऊर्जा के बारे में ये बात कही इन्होंने। और इसी को इन्होंने क्या कहा, जो अपना क्या था, बॉर्न ओपनहीमर एप्रोक्सीमेशन बताया। और इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल था वो गतिहीन होता है। जब इसकी ऊर्जा के बारे में पता लगाया जाता हो तो क्या होता है, वो हमारे पास गतिहीन होता है। उसी समय हम लोग क्या करते हैं, इसकी ऊर्जा को क्या करते हैं, हम लोग गणना करते हैं, उसकी ऊर्जा की गणना करते हैं। और इन्होंने इसको देखो, जो ये ऊर्जा अंतराल था, इसको एक ग्राफ के थ्रू इसको समझाया, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाता हूं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो दिखाई दे रहा होगा सभी को। इन्होंने क्या बताया कि एक मॉलिक्यूल जैसे हमारे पास है, जैसे ये यहाँ पर ये करेगा और उसके बाद में यहां से ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, ये इस तरफ क्या है, इसकी एनर्जी है, एनर्जी है, ठीक है, ये वाली बात होती है। अब देखो इन्होंने क्या बताया कि ये वाला जो था, ये तो क्या था अपना, ये था अपना इलेक्ट्रॉनिक जो ऊर्जा स्तर है उसके बारे में बताया। जैसे यहां पर तो क्या है, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में है और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, ये इसकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। तो ये तो क्या होते हैं अपने, ये होते हैं अपने जो ऊर्जा जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है उसके जो ऊर्जा स्तर है, दो ऊर्जा स्तर है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ऊर्जा स्तर है ये, ठीक। यहां से क्या है, उसकी ग्राउंड स्टेट है और ये क्या है, इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। इसको आपकी बुक में एकदम से सिंपल सा दे रखा होगा। चलो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताता हूं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताता हूं कि क्या क्या बताया उन्होंने। इसको मिटा सकता हूं मैं यहाँ पे, चलो इसको यहां से मिटा देता हूं थोड़ा, जिससे आपको समझ में आए अच्छे से। देखो इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे पास जो ऊर्जा स्थिर होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, इसको लिख लीजिए 10 की पावर 6 ER, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये ऊर्जा स्थिर है। जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन करते हैं, ये n बराबर 0 है, n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, इस तरीके से। और ये इसकी क्या है, जैसे हम लोग n बराबर 1 इसको मानते हैं, ठीक है, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। जैसे मान लेते हैं हम लोग इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। तो ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्थिर है। ये तो क्या है, जो इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है, ठीक है, इसके बराबर है। इन्होंने ये बताया कि जो दो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्थिर होते हैं, इनके मध्य क्या पाए जाते हैं, इनके मध्य पाए जाते हैं अपने कौन से, वाइब्रेशनल ऊर्जा स्थिर पाए जाते हैं। इसके मध्य क्या पाए जाते हैं, वाइब्रेशनल ऊर्जा स्थिर पाए जाते हैं। इसके मध्य में क्या पाए जाते हैं, वाइब्रेशनल ऊर्जा स्थिर पाए जाते हैं, इन्होंने ये बताया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो वाइब्रेशनल ऊर्जा स्थिर होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, उनमें हमारे पास रोटेशनल ऊर्जा स्थिर पाए जाते हैं। इनके मध्य में क्या पाए जाते हैं, रोटेशनल ऊर्जा स्थिर पाए जाते हैं। ये क्या पाए जाते हैं, रोटेशनल ऊर्जा स्थिर पाए जाते हैं। किनके मध्य, ये तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्थिर है। ये जो हमारे पास हुए, ये जो मैंने आपको बताया ना बड़ी बड़ी लाइनों में यहां तक दर्शाया है, ये क्या है, जैसे V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, तो ये क्या है, ये जो बड़े बीच वाले आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या हमारे पास वाइब्रेशनल ऊर्जा स्थिर है। और इन वाइब्रेशनल ऊर्जा स्थिरों के मध्य जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हमारे पास रोटेशनल ऊर्जा स्थिर है। ये क्या है, रोटेशनल ऊर्जा स्थिर है। और इनके ऊर्जाओं के मान में आप लोग देख सकते हो कितना अंतर है। इसका मतलब क्या है, ये जो है ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। और इसी के बारे में किसने बताया, उसको एक एप्रोक्सीमेशन के आधार पर इन्होंने, जो बॉर्न ओपनहीमर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको समझाया। इन्होंने कहा कि जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो वाइब्रेशन एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को प्रभावित नहीं करती है, तथा जो
इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होती है वो हमारे जो वाइब्रेशन एनर्जी है उसको प्रभावित नहीं करती है। क्योंकि देखो आप लोग बताइए मुझे, जो अपने पास जो वाइब्रेशन होते हैं वो किस में होते हैं, एक एटम में पाए जाने वाले, किसके एटम में पाए, जो अपना एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटम में होता है वाइब्रेशन, तो लेकिन जो रोटेशन होता है वो कंप्लीट मॉलिक्यूल के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, मॉलिक्यूल में पाए जाने एटम के द्वारा होता है वाइब्रेशन, तो लेकिन जो रोटेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, मॉलिक्यूल खुद के द्वारा होता है। इसकी वजह से क्या है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट इसको जो ये जो धारणा थी, ये अप्रोक्सीमेशन की जो धारणा थी, इसको क्या बताएगा, इसको कहा जाता है बॉर्न ओपनहीमर सन्निकटन, या फिर इसको बोल दिया जाता है बॉर्न ओपनहीमर इक्वेशन भी इसको कहा जाता है। तो ये किसने बताया, ये बताया बॉर्न ओपनहीमर ने। और ये किसके बारे में बताया, किसी भी मॉलिक्यूल की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किन किन ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है। तो ये क्या है, देखो जो कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा वो किसके बराबर होती है, जो उसमें पाए जाने वाले सभी ऊर्जाओं का योग होता है। और वो सभी ऊर्जाएं कौन कौन सी थी, अपने पास स्थानांतरण ऊर्जा थी, उसमें पाए जाने वाली घूर्णन ऊर्जा थी, उसकी कंपन ऊर्जा थी, उसका जो इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा थी, उसके बारे में